ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? पिछले लेक्चर में मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ाए थे, है ना। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये पता चल गया था आपको। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ाए थे, और ये बताया था कि ओपन ऑर्गन पाइप में सभी प्रकार के इवन और ऑड हार्मोनिक पाए जाते हैं, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल और केवल ऑड हार्मोनिक मिलेंगे। इसमें तो ऑड मिलते हैं प्लस इवन मिलते हैं, ये बताया था। और आपको ये भी बता दिया था कि इसकी हेल्प से हमने कई सारे क्वेश्चंस में जो इलस्ट्रेशन लिए थे उसमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दी थी। क्लियर है क्या बात? यदि आपको इसमें किसी में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेजोनेंस कॉलम, है ना। रेजोनेंस कॉलम करने जा रहे हैं, और ये क्या है? डिटर्मिनेशन। हेडिंग डालो आप, हेडिंग डालो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर using resonance column method। resonance column method की हेल्प से अपन क्या करने जा रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड हम ज्ञात करने जा रहे हैं। हाँ भाई, देखो रेजोनेंस कॉलम मेथड में इस प्रकार की ट्यूब होती है एक, है ना। ये क्लियर आपको दिखाई दे रखा होगा ऐसे करके, सही है। मैं इसे बना देता हूं, है ना। रेजोनेंस कॉलम मेथड की हेल्प से क्या होगा? एक ही ट्यूब होती है। ट्यूब क्या होती है? इसमें पानी भरा होता है। कैसे? अपन भी बनाएंगे यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है, इसमें बनाएंगे। एक ही ट्यूब होती है और इसमें पानी भरा होता है एंड तक। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे पानी भरा होता है, वाटर फिल होता है ये। और ये ट्यूब से जुड़ी होती है, यहां पे करके ऐसे एक ट्यूब से जुड़ी होती है ऐसे करके। और यहां पर क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें आप पानी रख सकते हो, ऐसे करके कंटेनर होता है, ठीक है। इसमें पानी रख सकते हो आप, दिस इज कंटेनर, ठीक है। ये पानी होता है। मैं थोड़ा सुंदर बनाऊंगा ऐसे करके, ऐसे होता है, सही है भाई। ये रबर ट्यूब होती है और यहां पे होती है नोड, बना लो आप इसे, KNOB, नोड, है ना। ये पानी होता है और इसमें वेसल होता है, ये पानी है सब जगह। इसे रेजोनेंस कॉलम बोलते हैं। ये क्या है? वेसल। और ये क्या है? वाटर। इसके बराबर में ये मीटर स्केल लगा होता है ये। तो मैं इस मीटर स्केल को इधर दिखा देता हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है। मीटर स्केल क्या होता है? यहाँ पे जीरो है, जैसे मान लीजिए जीरो से स्टार्ट है, जीरो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, जीरो यहां से स्टार्ट है,
फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके यहां तक। तो ये 100 सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर है क्या बात भाई? ऐसे करके 100 सेंटीमीटर तक होता है। बनाओ इसे। रेजोनेंस कॉलम बोलते हैं। रेजोनेंस कॉलम। सर तो 100 सेंटीमीटर नीचे लिखा होता है कि मतलब स्केल के टॉप पे यहाँ 0 फिर यहाँ 100 लिखा हुआ है ना, इसमें भी देखो 0 और 100। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन लिखा हुआ है ना, 0 ऊपर और 100 नीचे। दिखाई दे रहा है क्या इसमें स्क्रीन में? नहीं। यस सर। अच्छा अच्छा। यस। हाँ नहीं, मैं जैसे देखता हूँ तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा अपनी स्क्रीन में, लेकिन हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, इसलिए पूछ रहा था। अब सही है। इसमें क्या है, सबसे पहले पता है क्या करते हैं हम? कॉपी कर लेना तो डन सर बोल देना, है ना। हो गया सर। ओके। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पानी भर देते, फुल पानी भर देते हैं। और ये जो नॉब होता है ना, इसकी हेल्प से इसमें भी पानी भर देते हैं, फुल पानी भर देते हैं ऐसे। इस नॉब की हेल्प से इसे ऊपर नीचे, इसमें से टॉन्टी इसमें लगी होती है, लीकेज है ना, इसमें पानी निकाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप ये पॉइंट बना के इसके नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे इसके नीचे कि वाटर लेवल इज चेंज्ड, वाटर लेवल is changed, water level is changed with the help of knob, with the help of knob। इस knob की हेल्प से हम इस वाटर कॉलम का लेंथ चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसमें स्पीड ऑफ साउंड कैसे हम नापते हैं, उसके मैं स्टेप लिखा देता हूं, है ना। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, फर्स्ट द वाटर level in the tube step high। सबसे पहले इसमें पानी का लेवल पूरा का पूरा हम भर देंगे। क्लियर है क्या बात? एंड ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटेड। हम क्या करते हैं, इसमें पूरा का पूरा पानी भर देंगे और एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराएंगे।
सर पूरा पानी भरना है? हाँ, इसमें पूरा भरना, पूरा ऐसे पूरा भर देंगे। तो ये तो खाली रहेगा, इधर से मान लिया, इधर खाली है मान लिया, पहले से खाली है, ठीक है, इसमें पूरा भर देंगे और ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कराएंगे। This is the tuning fork. ये है ट्यूनिंग फॉर्क। सर वेसल में नहीं रखना? वेसल में नहीं रखना, हमें इसका लेवल डिक्रीज करना है ना, मान लिया नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताओ, यदि वेसल में पानी नहीं होगा और आप खोलोगे तो क्या होगा बताना? नॉब सर दोनों को लेवल दूसरे को। हाँ, तो ये लेवल क्या आएगा, डाउन आएगा और पानी इसके अंदर चढ़ जाएगा। तो ये नॉब जो होती है ना, इसकी वजह से हम इसका वाटर लेवल चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये बर्तन है। दूसरा, अब दूसरा लिखो, पहले तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करा रहे हैं हम और पूरा भर दिया। उसके बाद लिखो द लेवल ऑफ वाटर is brought down is brought down a little. The level of water is brought down by knob, and again tuning fork is vibrated. वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर लेवल को डाउन करते हैं नॉब की हेल्प से, और फिर ट्यूनिंग फॉर्क को फिर वाइब्रेट करते हैं। बताओ, जब आप इसे खोल दोगे, थोड़ा सा खोलोगे तो पानी इधर चढ़ जाएगा, इधर क्या जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे करके लेवल, और फिर हम वाइब्रेट करेंगे। लिख लो तो बता देना। हो गया भाई? कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया क्या? यस सर। यस सर। थर्ड स्टेप में दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, इसे प्रोसेस को हम बार बार कर देंगे। क्या कि टैप को घुमाएंगे, वाटर लेवल डाउन करेंगे, फिर वाइब्रेट कराएंगे, फिर लेवल डाउन करेंगे, फिर वाइब्रेट कराएंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि आप यहाँ पे अपने कान लगाओगे ना, ये कान लगा के सुनते हैं, मैंने तो अपने रामसा इंटर कॉलेज में किया था एक्सपेरिमेंट। कान लगा के सुनोगे तो एकदम से आपको बहुत तेज साउंड सुनाई देती है ना। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल मैक्सिमम लाउडनेस इज ऑब्टेन। तब तक हम इसका लेवल डिक्रीज करते रहेंगे
और वाइब्रेट करा करके अपने कान से ऐसे करके सुनते रहेंगे। यहाँ पर कान रख लेते हैं, है ना। ये है कि इसकी आवाज एकदम बहुत तेजी से सुनाई देती है, जैसे सीटी बजती है। तब तक करते रहेंगे। बोलो भाई। यस सर। तो देखो फर्स्ट मैक्सिमम कब आएगा, इसके बाद ये चित्र बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम जो आएगा वो ऐसे आएगा कि वाटर लेवल क्या होगा, यहां तक पहुंच चुका होगा फर्स्ट मैक्सिमम। यानी कि ये जो हमने पढ़ा था ना, ये कौन सा वाला डायग्राम? ये बनाना है। इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमम तब आएगा जब ये वाटर लेवल, पहले तो इतना था, तो यहां पे फर्स्ट क्या मिल जाए आपको, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमम मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यदि आप प्रेशर की बात करोगे, ये जो हो गया, ये कॉलम हो गया ना, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी L1। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी हो गई, L1 हो गया। तो ये ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड नहीं हो गया क्या, ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड हो गया। तो बोर्ड पे देखो, यदि इसकी लंबाई L1 है, L1 हम कहां पे नाप लेंगे, ये मीटर स्केल लगा हुआ है, ये नाप लेंगे क्या, यहां पे आएगा फर्स्ट हार्मोनिक ऑक्टेन हो जाएगा बहुत तेजी से। आगे बात समझ में, वाइब्रेशन क्या कर रहा है, यहां पे कर रहा है, इससे साउंड जाएगी, इससे टकरा के आएगी, इससे वापस आएगी, वो रेजोनेंस करेंगे। यदि ये 1/4 हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक की कंडीशन इसने बना दी, तो ये क्या, साउंड यहाँ पे बहुत तेजी से सुनाई देगी। और इसकी कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे तो बनेगा एंटीनोड प्रेशर, प्रेशर का एंटीनोड, और यहाँ क्या बनेगा, नोड, प्रेशर का नोड। दूसरी बात, ये L1 जो होती है, ये L1 हम कहां से मेजर कर लेते हैं, यहाँ पे स्केल लगा है ना ये, तो लेंथ नाप लेते हैं स्केल में देख करके। तो L1 कितनी होगी, λ/4 होगी। इक्वेशन नंबर 1 बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो। अरे जब आप इसने लगाया, आपको एक बार आवाज सुनाई देगी बहुत तेजी से, बहुत तेजी से सुनाई देगी, तो तभी रुक जाना और ये लेंथ L1 नाप लेना। तो ये L1 कब होगी, पहला मैक्सिमम कब सुनाई देगा, जब यहाँ पे 1/4 फर्स्ट हार्मोनिक की कंडीशन फुलफिल हो रही हो, यानी कि λ/4 है ना। ये λ/4 है ना, ये λ/4 फर्स्ट। सुन लो, अभी लिखो मत। आप क्या करोगे इसके बाद क्या करोगे बताओ बेटा। इसके बाद फर्दर लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज, फोर्थ स्टेप में लिखो। पहले अभी देख लो, लिख लो, द वाटर लेवल फर्दर डिक्रीज। हम इस वाटर लेवल को और कम करेंगे, फर्दर डिक्रीज, एंड एयर कॉलम लेंथ, ये एयर कॉलम बन गया ना, एयर कॉलम, तो एयर कॉलम लेंथ is increased till next loudness of sound, till next loudness of sound coming from tube becomes maximum। आगे क्या बात समझ में भाई, चलो लिखो। सर तो ओपन एंड पे तो हमेशा सर वही बनेगा, नोड ही बनेगा सर। प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर का सर,
हाँ तो बताया तो यार, वो तो बहुत बार बता चुके हैं। ओपन एंड पे प्रेशर ही नोड ही बनता है हमेशा। इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन दिखाया हुआ है, हमने जो दिखाया यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन दिखाया हुआ है। बोथ आर करेक्ट। कभी इसे आप गलत मान लो कि यहाँ पे तो एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट है लेकिन लिख नहीं रखा इसने। हाँ भाई करो करो। हाँ भाई, वाटर लेवल और डिक्रीज कर दिया, कॉपी कर लिया नहीं? यस सर। देखो वाटर लेवल जब आप और डिक्रीज कर दोगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी? बोलो। एक लूप और आप बढ़ा देना इसमें। एक लूप और कैसे बढ़ा देना? एक लूप ऐसे करके और बढ़ जाएगी इसमें, ये जब तक नेक्स्ट हार्मोनिक तो ऐसे ही ऑब्टेन होगा ना इस कंडीशन में। ये दिस द मतलब सर जितना तक पानी कम करते रहेंगे वो उतनी तेज वॉल्यूम आएगी हमको। हाँ, जैसे जैसे पानी कम करते जाएंगे एयर कॉलम की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो जब एयर कॉलम की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी ना, होगी उसकी साउंड चेंज होगी। हाँ, तो इसके नीचे मैं ये चित्र बना देता हूं कैसे कि वाटर लेवल कितना हो गया इस केस में, वो तो है ही ऐसा, है ना। यहाँ पे तो एंटी नोड बनेगा ऐसे करके, और यहाँ पे क्या बनेगा? नोड बनेगा ऐसे करके। थोड़ा सा चेंज कर लेना आप ऐसे करके, ठीक है भाई। ये इसे लेंथ को फिर से नाप लेते हैं हम, कहां से? मीटर स्केल से नाप लेते हैं ये L2 ऐसे। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आप भी दिखा दो यहाँ पे। बोलो तो ये L2 कितना हो जाएगा यहाँ पे बता सकते हो? 3 λ/4। हाँ क्या हुआ? उसके लिए कर दिए क्या वेव के? तुमने पूछा था नहीं के लिए ठीक है। हाँ भाई हो गया क्या? यस सर। ये कहां गया? चलो तो अब क्या करते हैं हम, हमें L1 पता चल गई, L2 पता लग गया। क्लियर है अभी बात? अब देखो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉन होती है हमें, ये लैब में अवेलेबल होता है
मैं यहां लिख देता हूं अब, है ना। द ट्यूनिंग फोर्क, द frequency of tuning fork, the frequency of tuning fork is known. ट्यूनिंग फोर्क नॉन, क्लियर है क्या बात? ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी की नॉन होती है। अब बोर्ड पे देखो, वेवलेंथ इससे पता लग जाएगा। बोर्ड पे देखना एक बार, यदि मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इसे लिख दूं, तो 2 - 1 यदि मैं करूं तो कितना आएगा? L2 - L1 3λ/4 माइनस λ/4। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई भाई? 3λ/4 माइनस λ/4, तो ये आ जाएगी λ/2 तो आएगी सही भाई। ये पहले इतना था, अब λ/2 तो आया। तो L2 - L1 हमें मीटर स्केल से पता लग जाएगा। इससे हम क्या पता लगा देंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 2 × L2 - L1। ये वेवलेंथ पता लग गई हमें। जो इसके अंदर साउंड एंटर कर रही है, जो इसके अंदर साउंड एंटर कर रही है, तो उसकी वेवलेंथ पता लग गई ना? लग गई, वेरी गुड। और ये साउंड आ कहां से रही है? ये ट्यूनिंग फोर्क भेज रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? f, तो वो भी हमें पता है। तो स्पीड ऑफ साउंड, तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला? स्पीड ऑफ साउंड v = f × लैम्डा। तो v कितना आएगा? f, ये तो हमें पता होता है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा कितना आएगा? 2 × L2 - L1। ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड 2f L2 - L1। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये नॉन होती है। L2 और L1 हम एक्सपेरिमेंट से ज्ञात कर लेते हैं और वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड आ जाती है। बताओ, ये है तरीका। दिस इज द रेजोनेंस कॉलम मेथड। आपको स्कूल में जरूर कराएंगे जब आप पढ़ने जाओगे लैब में। सर हम 12th में है। हाँ मतलब 12, हाँ अब तो तुम 11th में हो, सॉरी। लेकिन हाँ जाओगे तो ही देख तो ले हुई अब, है ना। सर तो इसमें लिक्विड कोई सा भी ले सकते हैं? वाटर, पानी तो रहता है भैया लैब में। तेल थोड़ी लेंगे, तेल तो बच्चे बिखेर देंगे। यस। हाँ लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं, पानी सस्ता रहता है, पानी ही लेंगे। मतलब सर डेंसिटी का कोई रोल नहीं है इसमें? डेंसिटी का क्या रोल है? कुछ भी रोल नहीं है। अरे हमें तो क्लोज एंड बनाना है। यस सर, हो गया सर। सही है भाई बात, ये है इस तरीके से। सुनो, अब एक्सपेरिमेंटली ये तो तरीका बिल्कुल सही है। इसमें एक्सपेरिमेंटली क्या बनता है ये तो थ्योरेटिकली मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, ये जो नोड और एंटी नोड बनते हैं ना इस पे, ये थोड़े से एयर कॉलम के बाहर बनते हैं, है ना। तो उसकी वजह से इसमें कुछ इसमें गलती आ जाती है, तो उसे बोलते हैं हम एंड करेक्शन। हेडिंग डालो, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, ध्यान से देखो एंड करेक्शन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नोड है, ये नोड बिल्कुल इसके एंड पे नहीं बनता है। यहां पे ये नहीं आई बात समझ में? नोड इसके एंड पे नहीं बनता है ऐसे मैंने अभी दिखाया था ना, ये L1 है, ये ऐसे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, नोड बनता है थोड़ा सा इसके ऊपर, इस ट्यूब के ऊपर बनता है थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा और दिखा देता हूं, ऐसे बनता है ये। सही है बात? अगर जो नोड प्रैक्टिकली ऊपर बनेगा, प्रेशर नोड की बात कर रहे हैं हम, यहां तो एंटी नोड बनेगा, ये बनेगा एंटी नोड प्रेशर। तो ये जो एक्स्ट्रा लंबाई है इसे बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं इसे? ई। और यही होता है हमारा एंड करेक्शन। क्लियर है क्या बात? तो मैं आपको लिखा देता हूं, लिखो हेडिंग एंड करेक्शन, बना लो, चित्र बना लो, फिर मैं दिखाता हूं।
सर ऐसे ही सब भर के आ गया। कैसे? ये बाहर कैसे आ गया? ये एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है, ऐसे आपको याद रखना है इसे। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, मैं बता देता हूं, लिखो। प्रैक्टिकली नोड्स और एंटी नोड। नोड किस केस में? नोड तो बनेगा प्रेशर वेव के केस में, और एंटी नोड क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट के केस में। बात तो एक है। एक्सपेरिमेंटली नोड और एंटी नोड are formed slightly out from the open end of the tube. Therefore effective length of air column is greater than the length of tube. This difference is called end correction. This difference is called end correction. This difference is called end correction. हो गया भाई? ऐसा बोर्ड पे देखो। जैसे मान लिया ये वो है, ट्यूब है, और इसकी डायमीटर कितनी है? डी। डायमीटर कितनी है? डी। एंड करेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। व्हाट इज डी? इफ डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, तो जो एंड करेक्शन होगा, देन एंड करेक्शन इज गिवन बाय हाँ भाई, एंड करेक्शन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 0.3D। ये एंड करेक्शन की वैल्यू ट्यूब की पैरामीटर पर डिपेंड करती है। समझ में आई बात? ट्यूब की जो डायमीटर है उस पर डिपेंड करेगी एंड करेक्शन। इसकी डायमीटर, जितने इसका डायमीटर ज्यादा होगा उसमें करेक्शन एरर जो होगी, एंड करेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ही पतला नैरो ट्यूब हो जाएगी उतना ही एंड करेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात है। क्या लिखा है? E इक्वल्स टू 0.3D डायमीटर, 0.3 इंटू डी। फिक्स्ड वैल्यू है। हाँ, ये फिक्स्ड वैल्यू है। वेरी गुड, फिक्स्ड वैल्यू है बेटा डायमीटर।
इंटू 0.3। अगर जो रेडियस दे रखी हो तो क्या लिख देंगे हम, E इज इक्वल टू 0.6r, यदि रेडियस दे रखी है तो। यदि रेडियस दे रखी है तो 0.6r लिख देंगे। हो गया सर। ठीक है, ये बात है। चलो अब हम एक सवाल करते हैं इस पे, एंड करेक्शन पे, है ना। देखो क्वेश्चन लिख लो, देखो फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग resonance tube experiment if speed of sound in air is 332 meter per second. ये ट्यूब है, इसकी डायमीटर दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसकी 21 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा डायमीटर इसका, 10 सेंटीमीटर। इसकी आपको क्या बतानी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। हाँ भाई, कुछ आ रहा समझ में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज एट वन एंड या ओपन एट वन एंड? ओपन ऑर्गन पाइप है या क्लोज ऑर्गन पाइप है? अरे बोलो, यहाँ पे फिक्स है ये क्लोज क्लोज है। तो क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं पता आपको, क्या होगा भाई? क्लोज में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? क्लोज में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनती है। कैसे क्लोज? अरे यहाँ पे क्लोज है ना ये। यस सॉरी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए ये होगा, मैंने आपको बताया था कि ये नोड जो है, मैंने ऐसे बता दिया ना आपको, यहाँ पे नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है, एंड करेक्शन। ये देखो, ये E और ये L, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। बोलो, तो मैं λ/4 को L + E ने लिख दूं फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। नोड जो है इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर बनेगा प्रेशर नोड, यहां प्रेशर एंटी नोड। ये बात समझ में आती है नहीं?
अगर जो इसकी डायमीटर d है तो बेटा एंड करेक्शन कितना होगा 0.3d, और d कितना है बेटा, d है 10 सेंटीमीटर डायमीटर, तो बेटा एंड करेक्शन कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस विल बी एल इफेक्टिव, नहीं एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी 21 प्लस 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 24, लैम्डा इज इक्वल टू 24 इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 और 4 दूनी 96, 4 चौक 16 यहां से लग गया एक 96 सेंटीमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 0.96 मीटर। वेवलेंथ आ गई साउंड की, जो साउंड ये ट्यूनिंग फोर्क से इसमें जा रही होगी ऐसे, और पहली बार में ही ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन कर रहा होगा हाई फ्रीक्वेंसी का, तो उसकी क्या आ गई आपको लेंथ आ गई, लैम्डा वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ आ गई तो इसकी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कैसे, स्पीड दे रखी है इसलिए v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, नहीं आई बात समझ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा, और लैम्डा कितना आया 332.96, जब आप इसे डिवाइड करोगे सही तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 346 हर्ट्ज आंसर आ जाता है। सही है। अच्छा, किसी किसी किताब में फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा कितना आ जाएगा यहां से, लैम्डा जाएगा 4 इंटू एल प्लस ई, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4l नहीं होती, यदि एंड करेक्शन कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है तो v अपॉन 4 इंटू एल प्लस ई हो जाएगी। करो कॉपी। तो सर ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, नहीं देख तो सही कैलकुलेट कर। हाँ भाई कर लिया। तो इस तरीके से आप स्पीड ऑफ साउंड भी नाप सकते हो, ठीक है।
एक दूसरा तरीका भी है स्पीड ऑफ साउंड नापने का, और वो मेथड है क्या, लिखो। सेकंड मेथड METHOD मेथड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, उसका नाम क्या है, कुंड ट्यूब मेथड, QUNDS, कुंड ट्यूब मेथड, कुंड ट्यूब्स मेथड। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ये गैसेस में होती है, गैस में है ना, गैस अलग टाइप से होता है। कुंड ट्यूब मेथड, हाँ भाई, कुंड ट्यूब मेथड में क्या होता है, बोर्ड पे देखो, इसमें आपको इस प्रकार की ट्यूब दे दी जाती है ना, ये भी एक्सपेरिमेंट आपकी लैब में मिलेगा, ये ट्यूब होती है, और इस ट्यूब को ही क्या बोलते हैं, कुंड ट्यूब्स बोलते हैं, सही है। इसमें यहां पर एक डिस्क लगी रहती है, ये डिस्क लगी रहती है ऐसे ऐसे, कैसी है ये डिस्क, और ये फिक्स्ड कैसे होती है, फिक्स्ड डिस्क होती है, फिक्स्ड डिस्क, और इसके यहां पर एक मेटल की रोड लगी होती है, क्या लगी होती है, ये मेटेलिक रोड लगी होती है, सही है बात, ऐसे करके ये मेटेलिक रोड, ठीक है। अब जब ये फिक्स डिस्क है और ये मेटेलिक रोड लगी हुई है, तो यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है, क्या लगा होता है, मूवेबल पिस्टन। ये कैसा होता है भाई, दिस इज मूवेबल पिस्टन लगा होता है ये, और इसके अंदर क्या है, गैस भरी रहती है, क्या भरी रहती है, गैस भरी रहती है, क्या भरी रहती है, गैस, और इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग चैम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग चैम्बर, ऐसे करके, दिस इज रेजोनेटिंग चैम्बर, बनाओ इसे। ये कहां गया, क्या नाम है इसका, यश त्यागी, कब आ गया, हाँ भाई हो जाए तो बता देना। देखो इधर हम क्या करते हैं, ये ट्यूब होती है और इसके अंदर गैस भर देते हैं, ये तो फिक्स होती है मेटेलिक रोड, ये मेटल की डिस्क होती है ना, ये भी डिस्क होती है, डिस्क वाइब्रेटिंग डिस्क, ये क्या है, डिस्क है, फिक्स डिस्क, और ये क्या कर सकती है, वाइब्रेटिंग होती है, वाइब्रेटिंग डिस्क, ठीक है। अब ये पिस्टन है, इसकी लेंथ हम चेंज कर सकते हैं, हम क्या डालते हैं, हम इसमें कुछ पाउडर डाल देते हैं, पाउडर मतलब समझते हो ना, यहाँ पे ये तो गैस है, यहाँ पे क्या डाल देते हैं हम, पाउडर डाल देते हैं, ऐसे बिछा देते हैं, पाउडर की लेयर डाल देते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम,
सम पाउडर इज स्पार्क, मैं लिख देता हूं, सम पाउडर इज स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड मतलब डाल देना, इनसाइड द ट्यूब, बोलो, बिल्कुल सही बात है, इनसाइड द ट्यूब। कुछ पाउडर हम इस पे बिछा देते हैं, सही है भैया, बिछा दिया पाउडर। दूसरा क्या है, लेंथ, रॉड, ये मेटेलिक रॉड is set into longitudinal wave, into longitudinal vibration, बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया हम ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे ऐसे करके, ये ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और ये तो वाइब्रेट करता रहता है। ट्यूनिंग फोर्क का काम क्या है, एक रबड़ के पैड पे ऐसे दे के मारो और ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है ये। और जब आप इससे टच करोगे, जब आप इसे ले जाकर के क्या कर दोगे, टच, तो ये इस रोड में भी क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएंगे। इसके वाइब्रेशन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस रोड में से भी क्या निकलने लगेगा बेटा, इस रोड में से भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे करके निकलने लगेगी। और जब ये वेव जाएगी तो यहां टकराएगी, और जब टकराएगी तो वापस आएगी, और ये फिर टकराएगी, फिर वापस आएगी। तो इसके अंदर क्या बन जाता है, स्टैंडिंग वेव सेटअप हो जाती है। क्या हो जाता है, स्टैंडिंग वेव सेटअप हो जाती हैं। कॉपी करो, लिखाता हूं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी क्यों है? अबे तो इसके अंदर तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, ये यूं, तो इसके मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे यूं। सर तो हमने तो पाउडर क्यों डाला? पाउडर मैं बता रहा हूं ना, अभी पहले बना लो, जब बना लो तो मैं बता दूंगा। सर सही है। तो अब देखो थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, पहले तो आपने इसमें पाउडर डाला, फिर इसमें एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया, इसमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप हो जाती है, ये आकर के क्या बना लेती है, स्टैंडिंग वेव बना लेती है। अब नाउ द लेंथ ऑफ ट्यूब इज वेरीड, इस लेंथ को हम क्या करते हैं, वेरीड करते हैं। द लेंथ ऑफ ट्यूब इज वेरीड विद मूवेबल पिस्टन, such that standing waves are produced। इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स जो होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। किस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएंगी, कि जो लूप बनाए पूरी। आगे ही बात समझ में, जैसे बोर्ड पे देखो, इसमें दिखाया हुआ है, ये लेंथ है, जब तक आप इसे बढ़ाते रहोगे जब तक ये लूप ना बन जाएगी। अब बोर्ड पे देखो, ये हमने जब इसमें यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, बोर्ड पे देखना बेटा, यहाँ पे भी बना सकते हो आप दोबारा ऐसे। जब इसके अंदर ये तो एक पिस्टन है, ऐसे करके ये पिस्टन है ऐसे, और एक यहां पर है, ये फिक्स हो गया ऐसे, ये देखो। अब क्या होगा, इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव यहां पे क्या रहेगा, प्रेशर एंटीनोड रहेगा। तो प्रेशर एंटीनोड रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट नोड रहेगा। बताओ बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोड रहेगा तो इन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, नोड रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नोड रहेगा ना, रहेगा डिस्प्लेसमेंट नोड। तो इनका यहाँ डिस्प्लेसमेंट नोड रहेगा, तो यहां भी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नोड, यहां भी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नोड। तो इन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। जबकि यहाँ पे एंटीनोड रहेगा तो इनका मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पर एंटीनोड, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। जब स्टैंडिंग वेव बनेगी तो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, जहां पर नोड है वहां का
वहां पर पाउडर की ढेरी लग जाती है। क्या लग जाती है? पाउडर की ढेरी। ये पाउडर की ढेरी लग जाएगी, यहां पे दिखाई देगा वो ट्यूब के अंदर ऐसे। नहीं, पाउडर की ढेरी लग जाएगी। ये जो पाउडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, ये जब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ के तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट ही नहीं करेंगे, और यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो ये यहाँ से उड़ करके यहाँ पे कुछ पहुंच जाएंगे, कुछ यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ऐसे कुछ यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कुछ यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से पार्टिकल जो है वो यहाँ पे मिलेंगे पाउडर के, और यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे मिलेंगे। बात समझ में आती है नहीं? जैसे इसमें दिखा रखा है, इसमें अलग तरीके से दिखा रखा है थोड़ा। अरे बोलो, समझ में आई बात? अब नहीं आ रही। नहीं आ रही तो लिखो, लिखो यहाँ पे, द पाउडर particles at the displacement antinodes fly apart due to high amplitude। लिख लो पहले, अभी समझाता हूं। जो पाउडर के पार्टिकल हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड बनेगा। बताओ भाई, ट्यूब में डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, जैसे ट्यूब है ये, यहां पे साउंड वेव है ऐसे मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड कहां पे बनेगा भाई? यहां पे इस पॉइंट पर। ये बताओ, ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं जहां पर क्लोज होता है, वो डिस्प्लेसमेंट नोड होता है, डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड होता है? ये बताओ पहले। सर एंटीनोड। डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड होता है एंड पॉइंट पे। सर डिस्प्लेसमेंट पे तो नोड होता है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं। यहां पे क्या बनेगा? पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा। तो जब यहां पे पाउडर है तो क्या वो हिल पाएंगे? अरे बोलो प्रज्ञा। और यहां पे बनेगा डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, तो यहां के पार्टिकल को खूब हिलोरे मारेंगे, खूब हिलेंगे। तो जब वो इधर हिलेंगे तो इधर जाकर चिपक जाएंगे, इधर हिलेंगे तो इधर जाकर के चिपक जाएंगे। और यहाँ जो नोड बनना होगा वो पार्टिकल के हिलेंगे नहीं, हिलने के। तो यहाँ के पार्टिकल उड़ उड़ के कहां पहुंच जाएंगे? यहाँ पर ढेरी बना लेंगे। द पाउडर पार्टिकल एट द डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड फ्लाई अपार्ट ड्यू टू हाई एम्पलीट्यूड के कारण पाउडर जो सारे में ऐसे ऐसे था, ये वाला हिस्सा यहां पहुंच जाएगा और यहां पहुंच जाएगा, और क्या बन जाएगी? यहाँ पे ढेरी बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे ढेरी बन जाएगी, ऐसे यहाँ पे ढेरी बन जाएगी। बोलो, ये मैं बता रहा हूं। तो जो पाउडर यूनिफॉर्मली सतह पर था, अब वो ढेरी बन जाती है, उनकी हीप बन जाता है। कॉपी कर लिया, लिख लिया, बता देना मेरे को यस सर। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट वेव कैसी है सर? प्रेशर भी तो हो सकती थी। अबे हम तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे ना, पार्टिकल है यहाँ पे, तो पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। सर तो मतलब पाउडर कैसे डिस्प्लेसमेंट वेव के हिसाब से बना, वो प्रेशर वेव के हिसाब से बन सकता था। जब डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगी तो डिस्प्लेसमेंट ही लगाएंगे ना। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना बेटा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर क्यों देखेंगे यहाँ पे? नहीं, जहां प्रेशर हाई होगा वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, जहां प्रेशर कम होगा वहां से भाग जाएंगे। चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं, तो एंटी नोड पे प्रेशर कम होगा तो वहां से भाग जाएंगे, और जहां हाई प्रेशर होगा वहां इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात है। देखो
ये तो हो गया एंटी नोड के लिए कहानी। अब मैं आपको लिखा देता हूं इसमें दूसरा, है ना, नेक्स्ट स्टेप में 4 लिखो, पार्टिकल्स एट डिस्प्लेसमेंट नोड, पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट नोड्स remain undisturbed because these particles does not vibrate, and hence they formed heap at displacement nodes. जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नोड पर हैं, भाई उनमें तो डिस्टरबेंस होगा ही नहीं। क्यों होगा, क्यों नहीं, क्यों कैसे होगा भाई, नोड है वो तो। एंड हेंस दे फॉर्म हीप एट डिस्प्लेसमेंट नोड्स। आगे क्या बात समझ में शिवालिक? नहीं आई? यस सर। डिस्प्लेसमेंट नोड पे पार्टिकल कहां जाएंगे? अबे जब वो हिलेंगे नहीं तो कहां जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे। सही है। अगर जो आप यहाँ पे वेव बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से होगा। कैसे कैसे? ये नहीं 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 ना 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 ऐसे। हाँ भाई ये है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव का वेरिएशन है। डिस्प्लेसमेंट वेव इसके अंदर इस तरीके से दिखाई देगी। एंड पे क्या बनेगा? नोड नोड नोड। दिस इज द सेटअप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव इन कुंड ट्यूब। हाँ भाई समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। अच्छा, तो हमें करना क्या था? हमें तो स्पीड ऑफ साउंड नापनी थी। तो बोर्ड पे देखो, तो ये जो मेटेलिक, ये जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो नॉन होती है अपने को। अब हमें चाहिए बस वेवलेंथ। तो एक नोड और एक नोड के बीच की डिस्टेंस हम नाप लेते हैं। तो बताओ, एक नोड और दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस बिटवीन लैम्डा बाय 2। हाँ, टू सक्सेसिव नोड, टू सक्सेसिव नोड्स और नोड्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। और ये क्या डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन हीप। यहां पे क्या लगा रहता है? मीटर स्केल लगा रहता है। तो अब हमें लैम्डा बाय 2 हवा में थोड़ी ना नाप सकते हैं,
लैम्डा बाय 2 तो देख करके नाप सकते हैं ये ढेर कहाँ इकट्ठा हुआ और दूसरा ढेर कहाँ इकट्ठा हुआ, और तीसरा भी उसी के बराबर में बराबर डिस्टेंस पे इकट्ठे हो जाते हैं ढेर, ऐसे ऐसे करके ढेर बन गई है। तो इन ढेरों के बीच की, इन हीप के बीच की डिस्टेंस नाप लेंगे और डेल्टा एक्स हो जाएगी। तो बेटा लैम्डा नहीं आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स। वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ, और जब वेवलेंथ आ गई तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा लगा देंगे। एफ इंटू लैम्डा की जगह 2 इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गई स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड। बोलो, काफी लेंथी मेथड हो गया, लेकिन अल्टीमेटली सबसे एंड में तो आसान से ही निकल करके आया। क्वेश्चन भी इसका आसान ही आता है, लेकिन जब तक आपको इसे समझ में, आप इसे समझोगे नहीं, आपको पता ही नहीं पड़ेगा ये है क्या, आप डर के भाग जाओगे कुंड ट्यूब के नाम से, क्योंकि लिखा तो इतना सारा रहेगा क्वेश्चन में और लगाना तो अपने को यही है। अच्छा, फोन भी बंद हो गया। चल चेक करूंगा, फिर नहीं कर दूंगा, कल सुबह को भी कर सकते। हाँ भाई, समझ में आया प्रज्ञा, शिवालिक, यश? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाप सकते हो। तो ये साउंड वेव की कहानी है अभी तक जितना हमने डिस्कस किया। इसमें 2 टॉपिक और रह जाते हैं, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो वो डिस्कस करेंगे बाद में। मंडे से हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर देंगे। बीट्स और डॉपलर इफेक्ट जो होंगे मैं आपको आने वाले टाइम में, इसी महीने में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के डिस्कस कर दूंगा। सही है भाई? तो आज के लिए कल नहीं है क्लास? है? कल नहीं है, कल नहीं है सर क्लास? कल नहीं है। ओके सर। सर मैथ्स की भी नहीं है? मैथ्स की भी नहीं है, होगी तो मैं बता दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को कल जाना है कहीं पे, इसलिए, नहीं तो मैथ्स की तो ले लेता मैं आपकी। तो अच्छा, सर शीट भेज देना। हाँ ठीक है, क्या भेज देना? शीट भेज देना सर, जो चैप्टर स्टार्ट करोगे। बेट, अच्छा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? यस सर। ठीक है, भेज दूंगा। ओके भाई, थैंक यू सर। ओके। सर डाउट्स का क्या होगा सर? कौन? अरे वो तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। कौन सा डाउट है वो? कल तेरे को बता तो दिया था वो। सर बिफोर सर, मतलब जैसे दूसरे डाउट्स हैं सर उनका। हाँ तो दूसरा डाउट पूछ लेना अभी तुम, है ना। तो आज तो मैं बंद कर रहा हूँ इसे, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया मेरा तो यार, है ना, उसमें से देखता। यस सर। तो डाउट्स कितने रह रहे हैं तेरे केस में? सर थोड़े बहुत है सर।